नमस्कार साथियों, सूर्य नगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें हम लोग यूपी जुडिशरी की। जब भी आप यूपी जुडिशरी की बात करते हैं ना, तो आपके मन में आता है कि मैं यूपी जुडिशरी की प्रिपरेशन करूँ या नहीं। हर किसी के मन में एक ही चीज़ आती है कि क्या मुझे यूपी जुडिशरी की प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं, या मुझे किसी और स्टेट को फॉलो करना चाहिए। आइए आज इस दुविधा को अपन दूर करते हैं आपके कि क्यों आपके मन में ऐसा आता है कि यूपी जुडिशरी करनी चाहिए नहीं। दिक्कत क्या हो रही बेटा यूपी जुडिशरी के अंदर कि यूपी जुडिशरी में जब आप सिलेबस देखते हो तो आप डर जाते हो। यूपी के अंदर जो सिलेबस है उस सिलेबस के अंदर आपको देखेंगे कि उसमें लॉ है, तब तो ठीक है। उसके बाद उसमें जीके जीएस है, तो थोड़ा सा परेशान हो जाते हो कि मेरे से होगा कि नहीं होगा। फिर मेन में जाते हो तो अब तो वहाँ हिंदी भी अपार आने लग गई है और इंग्लिश भी अपार आने लग गई। तो आपको लगता है कि जीके पढ़ूँ, हिंदी पढ़ूँ, इंग्लिश, तो क्यों ना मैं कोई और स्टेट कर लूँ। क्यों भाई, तुम किसी भी स्टेट में जाओगे पढ़ना तो पड़ेगा। अगर तुम इसमें पढ़ लो, क्योंकि इसमें हर कोई नहीं पढ़ सकता, तो तुम्हारे लिए तो फायदेमंद हो गया। तुम दूसरे स्टेट जाओगे तो हर कोई पढ़ सकता है, ठीक है। अब लॉ में गड़बड़ और हो रही है इसके अंदर, और लॉ में गड़बड़ ये आ रही है यूपी वालों के लिए कि लॉ चलो नॉर्मल हो तो फिर भी चला लो। लॉ के अंदर भी देखी जाए तो प्री में तो बहुत ईजी है, प्री का लॉ तो सीमित है, लिमिटेड है, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन मेन में जब लॉ में जाते हैं तो 3 कैटेगरी मिल जाती है। मेजर एक्ट चलो कर लें, फिर माइनर एक्ट भी है, उसमें बहुत सारे है, जैसे लाइक ना उसके अंदर आपके पास छोटे छोटे एक्ट आ जाते हैं। इजमेंट एक्ट आ जाता है, पार्टनरशिप आ जाता है, सेल ऑफ गुड्स आ जाता है, हिंदू लॉ आ जाता है, मुस्लिम लॉ आ जाता है। तो रूटीन वाले तो पढ़ते हैं सीआरपीसी, सीपीसी, आईपीसी, एविडेंस, लेकिन ये भी आ जाते हैं। प्लस जजमेंट राइटिंग भी आ जाती है, प्लेन राइटिंग भी आ जाती है, वो भी चलो कर लेंगे। उसके बाद आ जाते हैं माइनर लोकल एक्ट, और ये खतरनाक है, ये सिर्फ यूपी के, यूपी 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 यूपी। तो भैया जब आप यूपी के रहने वाले हो तो अपने स्टेट से कौन डरता है, उल्टा अच्छा है ना। ये तो बढ़िया बात है कि आप अपने यूपी की पंचायत के बारे में जानेंगे, म्यूनिसिपैलिटी के बारे में जानेंगे, रेवेन्यू के बारे में जानेंगे। और जब आप पढ़ोगे ना, आप लगेगा इतना ईजी है ये सब, सिर्फ पढ़ने की जरूरत है। हर स्टेट के अपने लोकल एक्ट होते हैं, सिर्फ चीज़ें चेंज होती है, बाकी मीन सबका एक जैसा ही होता है। तो अब आपके पास सवाल आ रहा है कि क्या मैं यूपी कर सकता हूँ। यूपी निकालने के लिए आपके पास एक ही चीज़ चाहिए, और वो चाहिए आपका जीके जीएस। और जीके जीएस एक ही दिन में नहीं पढ़ा जाता है, इसके लिए आपको करना पड़ता है रूटीन। अगर आपके पास रूटीन होगा तो आप कर सकते हैं। और एक बार अगर जीके जीएस की ललक पड़ गई ना पढ़ने की, उसका तो छोड़ोगे नहीं। बहुत इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्ट आता है जीके जीएस में। अब इसको पढ़ने का वे कैसे है, यूट्यूब ने इतनी सारी चीज़ें आपको दे रखी है। आपको क्या कर सकते हैं, यूट्यूब के थ्रू भी पढ़ सकते हैं। किसी एक चैनल को पकड़ो, आप क्या करते हो, इससे पढ़ लिया छोड़ दिया, इससे पढ़ लिया छोड़ दिया, इससे पढ़ लिया छोड़ दिया। अरे एक को पकड़ लो ना, उसके एक के कोडिंग चलो, जैसा वो चला रहा है अपने आप हो जाएगा। और फिर अपने पास एक बुक भी रखो, जैसे घटना चक्र आती है, उसके बहुत सारे वॉल्यूम्स है, वो लेकर आ जाओ, उसको पढ़ना शुरू कर दो और रेगुलर पढ़ो। अब आपको जब तक घटना चक्र को आप 10 बार नहीं पढ़ लेते, तब तक दूसरी कोई भी बुक नहीं खरीदनी है। एक बार 10 बार उसको पढ़ो, ताकि उसको पकड़ लो पूरे अपने हाथ में। और जब पूरे आपके हाथ में पकड़ ली जाती है, देन नेक्स्ट लेके आओ। हम क्या करते हैं, एक बार पढ़ ली छोड़ दे सेकंड। अरे भैया बिना रिवीजन के सीआरपीसी भी याद नहीं होगा, सीपीसी भी नहीं होगा, तो कुछ भी याद नहीं होगा। तो आप कीजिए रिवीजन। तो आप अपने स्टेट को हमेशा प्रायोरिटी दे, पर मैं ये नहीं कहूँगी दूसरा मत दे, आप दूसरा स्टेट भी दीजिए। आप जब ये वीडियो देख रहे हैं उसी दौरान देखेंगे कि एक वैकेंसी आई हुई छत्तीसगढ़ की, एक वैकेंसी आई हुई महाराष्ट्र की, और मैं आपसे कहूँगी दोनों भरें। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप छत्तीसगढ़ 100% भरें, क्योंकि मोर देन वन एग्जाम देने से आपको अपनी गलतियाँ पता चलती हैं, आपको पता चलता है मुझे नेक्स्ट किस वे में काम करना है। और अगर आप इंग्लिश मीडियम में तो आप दोनों भरें, छत्तीसगढ़ भी और महाराष्ट्र भी। महाराष्ट्र में प्री और मेन में मराठी नहीं चाहिए, सिर्फ लॉ आना चाहिए और इंग्लिश में है वो, तो कर सकते हैं। तो उससे पता चलेगा कि आपकी कमियां कहाँ हो रही है। वो कमियां जब आप ठीक कर लेंगे, आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप यूपी जुडिशरी कर सकते हैं, और आपको करना चाहिए। और अपने स्टेट को कभी भी नहीं छोड़ना, लेकिन दूसरे स्टेट भी देने चाहिए। अगर एक से अधिक जगह पे आपका सिलेक्शन हो जाए तो उसमें बुरा ही क्या है। जब आप बूढ़े होंगे तो आप कहेंगे मैंने एक साथ 4 जुडिशरी निकाली, मैंने एक साथ 5 जुडिशरी, तो अच्छी बात है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, एटलीस्ट वो क्या ना अपनी ज़िंदगी के लास्ट में अपने परिवार को ये बताएंगे, अपने पोतों को, पड़पोतों को, दोहितों को बताएंगे मैंने इतनी जगह पे जज बनाऊँ, तू भी तैयारी कर, तू भी बन सकता है। तो कहीं ना कहीं दूसरों के मोटिवेशन के लिए भी बन सकते हैं। तो देना हर जगह चाहिए। अगर आप कंटिन्यूटी रखना चाहते हैं, वाकई आपका डेडिकेशन जज बनने का है, तो फिर आपको किसी भी स्टेट को नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, चलिए इसी कड़ी में हम आगे चलते हैं। तो आज हम बात करते हैं यूपी जुडिशरी के एक लोकल एक्ट को लेकर आई मैं आपके सामने, जिसको आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। एक बार फिर से हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ये यूपी जुडिशरी के एक लोकल एक्ट की तरफ चलते हैं, और इसका नाम है यूपी अर्बन बिल्डिंग रेगुलेशन एक्ट। जिस तरह से हम रेंट कंट्रोल एक्ट पढ़ते हैं ना, रेंट पर अपन जो है लोगों को घर देते हैं, बिल्कुल ये वही सही है।
आपको रेंट पे देंगे, रेंट तय करेंगे। अब इसका नाम चेंज है, अब राजस्थान में जाओ राजस्थान रेंट कंट्रोल नाम है इसका, आप छत्तीसगढ़ में जाओ छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल है इसका नाम, आप एमपी में जाओ इसका नाम एमपी अकोमोडेशन एक्ट है, आप महाराष्ट्र में जाओ महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट है, दिल्ली में जाओ दिल्ली रेंट कंट्रोल है। तो सबके प्रोविजन लगभग एक जैसे होते हैं, कुछ चीज़ें स्टेट वाइज डिवाइड होती है, बाकी सेम टू सेम है। तो इसका नाम दे दिया यूपी अर्बन बिल्डिंग रेगुलेशन ऑफ लेटिंग रेंट एंड एविक्शन एक्ट 1972। इतना बड़ा नाम। उत्तर प्रदेश शहरी भवन किराए पर देने, किराए तथा बेदखली का विनियमन अधिनियम 1872, ये खुद ही कह रहा है शहरों पे लागू होता, गांव में से एक्ट का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, यूपी सरकार चाहे तो इस एक्ट का एक्सटेंशन गांव में भी कर सकते हैं, और अभी इसी रिलेटेड एक नया एक्ट आ गया आपके 2021 में भी आ गया है। फिर जब आप चाहते हैं किसी भी एक्ट को पढ़ना है जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप एक नई चीज़ सीखें कि जब भी आपको कोई भी एक्ट पढ़ना है, सबसे पहले उस एक्ट का ओवरव्यू आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उसको इजी करने का एक ही वे उसका ओवरव्यू आपके हाथ में होना चाहिए। तो सबसे पहले आप देखो वो एक्ट जो आप पढ़ने जा रहे हो उस एक्ट में कितने चैप्टर्स हैं। इसमें ये कह रहा है कि मेरे पास जो है मेरे पास 7 चैप्टर है, और 7 चैप्टर डिवाइडेड इन सेक्शंस, 44 सेक्शन है मेरे पास एक शेड्यूल है, क्योंकि बहुत से चीज़ शेड्यूल में लिखी हुई है। मेरा एक्सटेंड पूरे यूपी में, मेरा एक्सटेंड यूपी में, भूल में मत लिख देना ऑल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जेएंड के, ये सिर्फ लोकल एक्ट हमेशा लोकल एरिया पे अप्लाई होता है, ये पूरा यूपी में अप्लाई होता है। आगे हम पढ़ेंगे कि क्या ये विलेजेस गांव में अप्लाई होता है सिर्फ शहरों पे, वो हम आगे देखेंगे। फिर आता है जनरली हम पढ़ते हैं कमेंसमेंट कब हुआ, यहाँ पे कमेंसमेंट की वजह 2 डेट दी हुई है। पहला, इस पे कंसेंट कब मिली थी, 7 मार्च को, और पब्लिश कब हुआ था ये 13 मार्च को। तो जनरली जिस दिन पब्लिश होता है उसी दिन उसका कमेंसमेंट हो जाता है। तो इसकी कंसेंट यानी सिग्नेचर्स पे हो गए थे 7 मार्च को, और पब्लिश हुआ थे 13 मार्च को, और ये दोनों ही हुआ आपका 1972 में। कब हुआ ये दोनों ही 1972, क्योंकि 1972 का एक्ट है ना, पता नहीं मेरे से हमेशा 1872 निकल जाता है, क्या करें। 1872 का एविडेंस भी है, 1872 का क्या बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो निकल जाता है, आदत से पड़ी भी है, ठीक है। देर आता है जब हम किसी भी कानून को पढ़ने जाते हैं तो सब जगह सेम टू सेम चलता है। पहला चैप्टर जो सबका वो इसका भी है प्रीलिमिनरी, क्या है प्रारंभिक, कहाँ से कहाँ तक 1 2 का 3। तो ये लगभग आप कितने भी कानून पढ़ेंगे ना यही है। तो आज जब यूपी का एक्ट देख रहे हैं और आपका डेडिकेशन है यूपी बनने का, यूपी की जज बनने का, तो आज क्या करेंगे यूपी जुडिशरी का सिलेबस बाहर निकालना, उसके जितने भी बैरेक्ट हैं उनको निकालना, और उन सबकी जितनी प्रीलिमिनरी है जिन जिन सब्जेक्ट है उनकी एक लिस्ट बनाना और मुझे फोटो खींच के भेज देना, ठीक है। जो क्लासेस वाले बच्चे हैं उनके पास तो नंबर है, और जो ऑनलाइन में भेजना चाहते हैं मेरे नंबर इसमें दिए हुए व्हाट्सअप कर देना। तो एटलीस्ट आपको रहेगा मुझे पढ़ना है, मुझे करना है। और जब आप सारे सब्जेक्ट खोलोगे ना आपको लगेगा अच्छा ये सब्जेक्ट है, ओके अभी तो मुझे ये किताब खरीदनी बाकी है, मेरे पास तो डायरेक्ट है नहीं। तो ये तो रहेगा कम से कम सिलेबस जो आपका है वो आपके पास तो रहे कम से कम, वो खरीद तो ले आपके है क्या। देन चैप्टर 2 में चलते हैं, यहाँ पे सारे खिलाड़ी किसके रेंट, कौन कितना पैसा देगा। तो चैप्टर 2 कहते हैं चलो भैया लाओ किराया लेके आ जाओ, किराए को बोलते हैं रेंट। तो रेगुलेशन बनाएंगे रेंट के लिए 4 से 10, कौन कहाँ कैसे किराया देगा, किराया कैसे तय होगा, लैंडलॉर्ड और मकान मालिक मिलके करेंगे, लैंडलॉर्ड और टेनेंट मिलके करेंगे या फिर अथॉरिटी के पास जाके करेंगे, इन सब की चर्चा पढ़ेंगे 4 to 10। फिर फाइनली हम आपको किराए पर दे देंगे, रेंट तय हो जाएगा तो ये लीजिए चाबी आपकी, पैसे दे दीजिए एडवांस, आप रहना शुरू कर दीजिए। तो आता है रेगुलेटिंग ऑफ लेटिंग, किराए पर देने का भी नियम 11 से 19 तक आप रहने लग गए। अब हमें लगता है कि आप यहाँ रह रहे हैं पर आप खाली नहीं कर भाई, राइट ऑफ खाली करना पड़ेगा ना, आप एक टेनेंट बन के आए हो, मालिक बन के थोड़ी ना आए, तो खाली करना पड़ेगा। या कई बार बेटा आपने हमसे कहा कि हम 2 लोग रहेंगे और धीरे धीरे करते आप 12 लोग रहने लगे सेम रेंट पे, तो हम आपको क्यों रखेंगे, आप पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट करने लगे, मेरी परमिशन के बिना आप कंस्ट्रक्शन कराने लगे। तो ऐसे कई सारे रीजंस होंगे, या मुझे मेरे घर की जरूरत होती है, तो ऐसे कई सारे रीजंस होंगे जिसमें मुझे तुम्हें खाली कराना पड़ेगा, उसको बोलते हैं एविक्शन कराना। तो रेगुलेशन ऑफ एविक्शन, तो पहला रेगुलेशन आया रेंट के लिए, दूसरा आया लेटिंग करने के लिए, और तीसरा आया एविक्शन के लिए। कहाँ से कहाँ तक 20 से 24। फिर इसके लिए जब आप जाएंगे अथॉरिटी के पास तो अथॉरिटी करेगी ट्रायल, कौन सी ट्रायल करेगी, समरी ट्रायल। और जब भी समरी ट्रायल दिखते ना तो हमेशा दिमाग की बत्ती जलाओ, और क्या याद आएगा, सीआरपीसी। और सीआरपीसी में समरी ट्रायल कहाँ पर पढ़ते हैं बेटा, तो ऑब्लिक करके लिखो उसको समरी ट्रायल को, सीआरपीसी चैप्टर नंबर 21, कहाँ से कहाँ तक 260 से लेकर 265 तक। ये समरी ट्रायल बहुत सारी जगह पे मिलेगी, केवल यही नहीं है, ये समरी ट्रायल आपको बहुत सारी जगह पे मिलेगी। तो क्या कहा कि इस तरह से अगर आते हैं लैंडलॉर्ड और टेनेंट आपके पास इस एक्ट के थ्रू, तो हम लोग कुछ मैटर्स में जो है आपकी समरी ट्रायल करेंगे, कुछ आवेदन पत्रों को संक्षिप्त फटाफट कर देंगे। कहाँ से कहाँ तक करेंगे, जो बात करता है सेक्शन नंबर 1 मिनट हो बेटा, चैप्टर नंबर हमारे पास आता है समरी ट्रायल के लिए, हम आपके पास करेंगे
24A से 24C तक। कहाँ से कहाँ तक करेंगे? 24A से 24C। जब भी कोई चैप्टर बीच में जुड़ता है ना, देखो इस चैप्टर है 4A, तो जब 4A है तो कहाँ से कहाँ तक आएगा? 24A से 24C तक। जो बीच में जुड़ेगा तो उसकी नंबरिंग भी कैसे आएगी? बीच में आएगी, ठीक है। इसके बाद आता है आपके पास चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 कहता है आपके पास अदर राइट्स 25 से 30। 25 कहता है, चैप्टर नंबर 5 कहता है मकानदार किराएदार के अन्य अधिकारों और आधारों का विनिमय करेंगे, उनके पास और क्या क्या राइट्स होंगे, जो बात करेंगे हम सेक्शन नंबर 25 से लगाकर 30 तक। तो चैप्टर नंबर 5 कहता है आपका रेगुलेशन ऑफ अदर राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, मकानदार और किराएदारों के अन्य अधिकार और आभार। देखो हिंदी में एक शब्द लिखा है आभार, इस काम करते हैं इनको, ये जो आभार शब्द है इसको हम कर देते दायित्व, आपके लिए इजी शब्द हो जाएगा, इसको लिख दो दायित्व, क्योंकि हिंदी हो सकता है कि अलग अलग ट्रांसलेशन हो, ठीक है। तो चैप्टर 1 में मैंने क्या क्या फ्रीडम लाया, 2 में मैंने आपको रेंट दिया, तीसरे मैंने मकान किराए पर दिया, चौथे में मैंने आपको निकाला, 5वें में हम 4A में हमने आपकी समरी टेल की, और 6 में हमने आपको क्या किए, हमने आपके राइट्स और आपके ऑब्लिगेशंस बता दी। किसके राइट्स ऑब्लिगेशन? ऑब्वियसली दोनों के, मकान मालिक हो चाहे किराएदार हो, दोनों के अपने राइट्स होंगे, दोनों के अपने ऑब्लिगेशंस होंगे। कहाँ से कहाँ तक? 25 से 30 तक। अब जब राइट्स और ऑब्लिगेशन को ब्रीच करोगे, यानी भंग करोगे, उनका व्यतिक्रम करोगे, उनको तोड़ोगे, तो मैं आपको दूंगी पेनल्टी। तो अगला चैप्टर कहता है पेनल्टी, और उस पेनल्टी को देने के लिए एक प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। तो ये आता है आपका प्रोसीजर, कहाँ से कहाँ तक? सेक्शन 31 से 35 तक। और देन आता है आपके पास चैप्टर नंबर 7, और चैप्टर 7 कहता है मिसलेनियस, जो सबका हो इसका भी है मिसलेनियस। लेकिन एक चीज देखो, यहाँ पे आया है ट्रांजिशनल प्रोविजंस। आपको याद है ये ट्रांजिशनल प्रोविजन और भी कहीं पढ़ा हुआ है, क्या आता है? विविध तथा संक्रमणकालीन उपबंध। ये जो विविध शब्द है ना बेटा हिंदी में, इसको विविध भी बोलते हैं और इसको प्रक्रियण भी बोलते हैं। कई जगह आपको प्रक्रियण लिखा हुआ दिखेगा, मिसलेनियस को हिंदी में प्रक्रियण भी कहते हैं, विविध भी कहते हैं, ठीक है। और ये ट्रांजिशनल प्रोविजंस है ना, ये हम एक और एक्ट पढ़ते हैं, कानून पढ़ते हैं, उसमें भी आता है। कहाँ पढ़ते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिएगा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देखिएगा, वहाँ पर लास्ट 21 और 22 चैप्टर देखना, तो वहाँ पे जो चैप्टर नंबर 21 है वहाँ पे लिखा है ट्रांजिशनल प्रोविजंस, यहाँ पे दिया हुआ है 36 से 44। तो क्या कहता है? चैप्टर 1 कहता है मैं तो प्रीलिमिनरी हूँ, चैप्टर 2 कहता है मैं रेंट तय करूंगा, चैप्टर 3 कहता है मैं किराए पे दे दूंगा, चैप्टर 4 कहता है मैं एविक्शन करूंगा, चैप्टर 4A कहता है मैं समरी ट्रायल करूंगा, चैप्टर 5 कहता है मैं राइट्स और ऑब्लिगेशन बताऊंगा, चैप्टर 6 कहता है अगर तूने ब्रिज किया तो तुम्हें क्या देना पड़ेगा, तुम्हें पेनल्टी देनी पड़ेगी, उसका प्रोसीजर बताऊंगा, और चैप्टर 7 कहता है मैं मिसलेनियस हूँ और कुछ आपको ट्रांजिशनल प्रोविजंस भी बताऊंगा। तो अगर आप ऐसे चैप्टराइजेशन पढ़ते हैं तो आपको पता ही चल जाता है कि एक्ट में तो बहुत छोटी छोटी बातें दी हुई है, और ये तो इसलिए जल्दी याद हो जाएगा आपको क्योंकि रूटीन में आपके जीवन में होता है। जब आप किसी के मकान में किराए पे जाके रहते हो या अपना मकान किसी को किराए पर देते हो, तो ये चीज़ें आपको रूटीन में देखने को मिलती है, तो आप इजी वे में कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए इस एक्ट को पढ़ने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? एक बैरेक्ट होना चाहिए। हाँ, यूपी के अंदर लोअर जुडिशरी में ये एक्ट सिर्फ और सिर्फ मेन एग्जाम में आता है, पर यही अगर यूपी हायर देते हो तो ये एक्ट प्री और मेन दोनों में आता है। तो हायर के अंदर तो आपको प्री प्लस मेन पूरा पढ़ना पड़ता है, और लोअर के लिए आपको सिर्फ मेन के लिए पढ़ना होता है। लेकिन जब मैं पढ़ाती हूँ तो मैं पूरा रीडिंग कराती हूँ, रीज़न कि जब आप स्किप करके पढ़ते हो तो चीज़ें याद नहीं होती, लेकिन अगर लाइन से पढ़ते हो तो चीज़ें याद हो जाती है, तब वो आपके मेन क्वेश्चन काम आ जाते हैं। नहीं तो क्या आप शॉर्ट करके करो तो समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि जब तक एक दूसरे को नहीं पढ़ के उसका लिंक ही नहीं पता चलेगा आप शॉर्टकट करोगे कैसे। तो इसलिए आपको मेन के लिए भी पढ़ना, तो एक बार तो पूरा पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद फिर आप अपने क्वेश्चन आंसर फॉर्म में इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ ही साथ सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस फाउंडेशन बैचेस चलाती है यूपी के, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। नए बैच हमारे 15 जून से स्टार्ट होंगे। जनरली हमारे बैच हर महीने शुरू होते हैं। बैचेस को लेकर जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप मुझे कॉल और मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए